समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सभी के बारे में अगर हम ठीक प्रकार से अध्ययन कर पाएंगे तो शायद हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर पाएंगे जिसकी हम संकल्पना करके यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहली बात आती है समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, समावेशी है क्या। अगर हम इसके नाम पे ही चले जाते हैं, अगर हम इसके नाम को देखते हैं, इसका नाम क्या है, इसके आधार पर समावेशी शिक्षा का अर्थ यह है कि सभी को सम्मिलित करके बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बालक और बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करना। सभी को सम्मिलित करके बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बालकों और बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करना, यही समावेशी शिक्षा है। समावेशी सीधा सा मतलब है सभी को सम्मिलित करके, पहला शब्द, बिना किसी भेदभाव के दूसरा शब्द, और तीसरा है बालक और बालिकाएं, उनकी क्षमताएं। अगर हम समावेशी को देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सभी को सम्मिलित करने का मतलब हो गया जाति धर्म सभी से परे, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई समाज नहीं, सभी को लेकर के हम चल रहे हैं साथ में, सभी के साथ साथ चर्चाएं कर रहे हैं, सभी को देख करके चलना है, कैसे काम करना है हमें, इन सभी के बारे में। और सभी सम्मिलित है, इसका मतलब न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न ही वो ब्राह्मण है, न ही क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, कोई भी जाति नहीं है। XYZ कोई भी आ गया, सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने लगते हैं। तो समावेशी का सीधा सा मतलब हुआ कि जितने भी जाति धर्म संप्रदाय हैं सभी को हम छोड़ देते हैं, सभी को छोड़ करके हम लोग अध्ययन करने लगते हैं, अध्यापन करने लगते हैं, सभी समाजों को, सभी समाज के लोगों को हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। यही हमारा समावेशी का प्रथम चरण है। दूसरा चरण आता है कि बिना किसी भेदभाव के, भेदभाव क्या है, जो बालक हैं बालिकाएं हैं किसी का कोई भेदभाव नहीं है, बालक बालिकाओं का कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, कहीं पर भी पढ़ सकता है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे विकलांग हो, चाहे उसके पास कुछ भी हो अथवा ना हो, वो पूर्ण रूप से अध्ययन कर सकता है। अगर हम देखें तो समावेशी शिक्षा, इसका उद्देश्य क्या है, इससे अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये क्या है। तो समावेशी शिक्षा जो है वो शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने का सबसे सहज साधन है। यह जो है सकारात्मक प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को, चाहे वो मानसिक कमजोर हो, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, किसी भी स्तर पर वो कमजोर हो, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। हमारा सीधा सा मोटो है, हमारा सीधा सा उद्देश्य है, किसी भी जाति धर्म का बालक, किसी भी कंडीशन का हो, सभी को हमें जो है शिक्षा प्रदान करनी है। कोई भी आ जाए XYZ, हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। बस एक ही चीज की कंडीशन रहती है कि ऐसे बालकों को ऐसी शिक्षा देनी है जो समान शिक्षा हो। अंतर नहीं कर सकते हम किसी में भी, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जहां पर प्रॉब्लमेटिक हो। हमें सामान्य बच्चों के इस तरीके की शिक्षा प्रदान करनी है और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार, बच्चे का अधिकार, उसका सम्मान करना ही समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। अब सबसे खास चीज आती है, अगर इसकी विशेषताओं की हम चर्चा करें तो छात्रों में जब हम समावेशी बात करते हैं तो कोई भी क्लास है, कुछ भी है, अगर हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं अगर उनके बारे में बात करते हैं तो अगर हम देखें तो स्थितियां क्या आती हैं। अगर एक अल्प
बुद्धि का बालक बैठा हुआ है, मंद बुद्धि बालक बैठा हुआ है, एक बहुत अधिक बुद्धि का बालक बैठा हुआ है। तो वहां पर क्या हो जाता है कि अगर अलग अलग बुद्धि मेंटल लेवल के लोग बैठे हुए हैं, कोई विकलांग है, कोई कैसा भी है, अगर अलग अलग लोग बैठे हुए हैं और वहां पर जब हम बात करने लगते हैं, तो वहां पर अगर हम अलग कर दें कि विकलांग बालकों को हम अलग विद्यालय में पढ़ाएंगे, जिनके पास ज्ञान ज्यादा है उनको अलग विद्यालय में पढ़ाएंगे, इस तरीके से जब हम कैटेगराइज कर देते हैं, तो बच्चों की बुद्धि का विकास उतना नहीं हो पाता जितना कि हम सभी लोग चाहते हैं। हम चाहते हैं सभी को समान शिक्षा हो, और जब समान शिक्षा की बात करेंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक बालक को समान कक्षा में होना चाहिए। विकलांग बालक भी है तो उसको भी उसी कक्षा में रखा जाए। जब रखा जाएगा तो एक कंपटीशन होगा आपस में, और वो भी उनके बराबर बुद्धि के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। जहां तक मानसिक जो मंद बुद्धि के बालक है उनके बारे में ये समस्याएं आती हैं, जनरली ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि बालक जो है, चूंकि उसके पास मानसिक रूप से वो कमजोर है, मानसिक बुद्धि कम है उसकी, ऐसी कंडीशन में कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं और वो उन चीजों को नहीं समझ पाता जिनको कि समझाना होता है, समझाने का हमें प्रयास करना होता है। वहां पर कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम देखें, अगर हम प्रयास कर लें तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि वह भी वैसे ही कार्य करेगा, वैसे ही अध्ययन करेगा, वैसे ही सब कुछ करेगा जैसे कि सामान्य बालक कर रहा है। किसी के भी दिमाग में कमी नहीं होती। समस्या हमारे साथ है, हम लोग कहते हैं वो मंद बुद्धि है, हम उसको मंद बुद्धि कह कह के और मंद बना देते हैं, जबकि लिखा हुआ है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। अगर अभ्यास आपका निरंतर हो रहा है, तो अगर जड़ मति जो है, जड़ भी है, मतलब अवचेतन मन में नहीं है, कुछ नहीं आता जाता है, तो भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसको सब कुछ पता लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो हम उन बालकों को भी उन्हीं कक्षाओं में ले जाएं, उन्हीं कक्षाओं में ले जाकर के बैठा लें, उन्हीं में उनका अध्यापन करें, अध्यापन कार्य करावें, उनको अध्यापन वहां पर पढ़े लिखे, तो निश्चित है एक दिन ऐसा आएगा कि सभी का मेंटल लेवल एक जैसा हो जाएगा। सामान्य तौर पे हम लोग कह देते हैं कि मेंटल लेवल सेम नहीं होता। सत्यता है कहीं ना कहीं बुद्धि का स्तर सभी का अलग अलग होता है, सभी का अलग होता है, हमारा आपका अलग है। कहीं पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे तो ये निश्चित होता ही होता है, ये बट नेचुरल है। लेकिन इस नेचुरलिटी में ये जो चीजें हमारे सामने हैं, इससे हम कैसे बाहर निकलेंगे? बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, हम अपना प्रयास तेज कर दें। सोचने की बात है, एक बालक, मंद बुद्धि बालक, उसको आप कोई भी कार्य बताइए, तो जैसा आप बताते हैं कुछ दिनों बाद वो वैसा ही करने लगता है, उसका बिहेवियर वैसा ही हो जाता है जैसा कि उसको समझा दिया जाता है। गलत बिहेवियर आप सिखाएंगे तो गलत वो सीखेगा, वो सीखता है, उसी तरीके से सीखता है। तो निश्चित रूप से आप ये चीज तो मानेंगे कि वह बालक जो गलत बिहेवियर सीख सकता है, अगर उसको हम सही दिशा देंगे तो सही भी सीख सकता है। सबसे बड़ी चीज आती है कि इस शिक्षा को, जो समावेशी शिक्षा है, मेन इसका उद्देश्य ही है समावेशन का। समावेशन, समावेशन मतलब एक दूसरे से मिला देने का। समावेशन की अगर परिभाषा निकालें तो सबके लिए समान स्कूल में शिक्षा, सभी के लिए एक विद्यालय में है। जब हम इस भावना से कार्य करेंगे कि सभी के लिए सामान्य स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाए, ये भावना एक ऐसी भावना होगी जो एक सार्वभौमिक समाज के निर्माण और विकास का उद्देश्य रखेगी। अगर हमारे मन में आ गया ऐसा कीर्तिमान स्थापित करना है, ऐसा प्रतिमान स्थापित करना है जो एक सार्वभौमिक समाज के निर्माण एवं विकास का उद्देश्य रखे, और ऐसा उद्देश्य जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जगह समान होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा, मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूं, इस सामान्य एवं विशिष्ट बालकों को एक साथ लेकर के, एक साथ सम्मिलित करते हुए, बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनके बौद्धिक, संवेगात्मक, सृजनात्मक के अतिरिक्त
जहां पर भी बात कर बौद्धिक की हम बात करते हैं, संवेगात्मक की बात करते हैं, सृजनात्मक विकास की बात करते हैं, लेकिन सीखने और सिखाने की बात नहीं करते। तो साथ ही सीखने और सिखाने तथा अभियोजन का प्रयास होता है। यही आपका उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का। सीखना सिखाना कहाँ से आता है? वहीं से आता है। कहाँ? जहां पर बालक है। बालक की स्थिति से सीखने और सिखाने की व्यवस्था बनती जाती है। जिस स्थिति में भी बालक है वो वहीं पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। और इसका अंतर सीखने सिखाने की स्थिति क्या होती है? जिसके द्वारा किसी भी भेदभाव व अंतर के समाज में प्रत्येक वर्ग को शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति उसको बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाती है। और बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाएगी तभी हम जो हमारी एक कल्पना है कि समाज के सभी बालक बालिका सभी को एक स्तर पर लाया जा सके, जो समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत यही है कि सभी को समान शिक्षा दी जाए, सबको एक मेंटल लेवल पर लाया जाए, सभी लोग एक तरीके कार्य करें। यही समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। अब अगर हम देखें तो समावेशी शिक्षा की प्रक्रियाएं क्या हैं? समावेशी शिक्षा की 4 प्रक्रियाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और वो 4 प्रक्रियाएं क्या क्या हैं? सबसे पहली सामान्यीकरण, दूसरी है संस्था रहित शिक्षा, तीसरी शिक्षा की मुख्य धारा और चौथी है समावेश। 4 प्रक्रियाएं हैं। इन 4 प्रक्रियाओं से गुजर करके जो निकलता है वही समावेशी शिक्षा कहलाता है। हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम हम सभी लोग जानते हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दे रहा है और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से समान शिक्षा दी जाए, इन सभी में निरंतर कार्य कर रहा है। तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय हमारे देश का है उसने भी कहा है कि समावेशी का शिक्षा का अर्थ है सभी सीखने वाले बालक हो अथवा युवा, अशक्त हो अथवा सशक्त हो, सामान्य विद्यालय में पढ़ने वाले हों या पूर्व व्यवस्था वाले विद्यालय में पढ़ने वाले हों अथवा सामुदायिक शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले हों। इसके अतिरिक्त उपयोगी सहयोगी सेवाओं के साथ साथ मिलजुल कर जो लोग सीखने में समर्थ हैं, जो भी इस तरीके के किसी भी तरीके का स्कूल हो, सशक्त हो अशक्त हो, बालक हो बालिका हो, विकलांग हो, पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, जितने भी लोग हैं जो सीखने में समर्थ हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, वे सभी मुख्य धारा के विद्यालयों में विशिष्ट आवश्यकताओं के बच्चे का अपने सहपाठियों के साथ ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था में हमें आना है। जो भी मुख्य धारा के विद्यालय हैं उनमें जो भी इसमें बालक बालिका की बात करते हैं, हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि बालिका शिक्षा की हमें मना करना चाहिए, बालिकाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, विकलांग को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, अशक्त को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, केवल सशक्त को शिक्षा देनी चाहिए। इस तरीके की हम लोग बातें हमेशा करते रहते हैं। तो इस तरीके की बातों में भी सीधी सी चीज, अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा में प्रत्येक बालक बालिका जाति धर्म संप्रदाय विकलांगता इन सब से परे, इन सब को छोड़ करके एक ही प्लेटफॉर्म पर सबको शिक्षा दी जानी है। अगर एक साथ हम शिक्षा दे पाए तो शायद हमारे देश के अंदर सभी लोग समान शिक्षा प्राप्त करेंगे और तभी समावेशी शिक्षा की संकल्पना जो है वो पूर्ण हो पाएगी। अलग अलग जो हमारे शिक्षा शास्त्री रहे उन्होंने इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें भी कही हैं। जैसे प्रोफेसर एस के दुबे जी हैं जिन्होंने बताया कि शैक्षिक समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता क्षमता और स्थितियों के अनुरूप ही दी जाती है। आर के शर्मा जी ने बताया था कि शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली तथा शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। यहाँ पर सूचित शब्द को जरा मार्क करेंगे सभी लोग। सूचित का मतलब हो गया उसको खाली बताया गया, प्रतिभाशाली है लेकिन शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसको सूचित किया गया कि आप आइए और इस शिक्षा का को प्राप्त कीजिए। यूनेस्को का 2008 में अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन जिनेवा में हुआ था जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और उस शिक्षा
जो यूनेस्को का अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन था, उसमें सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा बल जो है समावेशी शिक्षा में ही दिया गया था। उसमें स्पष्ट किया गया था कि समावेशी शिक्षा अधिगमकर्ताओं के गुणात्मक शिक्षा के मौलिक अधिकार पर आधारित होती है, और जो आधारभूत शिक्षण व्यवस्था है, आधारभूत शैक्षणिक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कर हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। यह व्यवस्था उसी शिक्षा में दी गई थी। अति संवेदनशील और सीमांत समूहों को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर क्षमता का पूर्ण विकास किया जाता है। अब देखिए, समावेशी शिक्षा की जब हम बात करते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समावेशी शिक्षा में बालक को व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाती है। बालक को व्यवसायिक शिक्षा के साथ साथ अन्य चीजों का भी ज्ञान कराया जाता है। उसको ये बताया जाता है कि आपको शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ जीवनोपयोगी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना है, और जिस समय वो सभी चीजों की पूर्ति कर पाएंगे, तभी वो जो है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को पा पाएंगे। जो समावेशी शिक्षा है, इस पे समेकित शिक्षा में बालकों के मानसिक स्तर का हमेशा ख्याल रखा जाता है। बालकों का मानसिक स्तर पर अगर ख्याल नहीं रखा जाएगा तो वहां पर समस्याएं आने लगेंगी, क्योंकि मेंटल लेवल को हमें ध्यान, कल भी हम कक्षा में अपनी चर्चा कर रहे थे कि सामने वाले का मेंटल लेवल भी देखा जाता है, उसका मानसिक स्तर क्या है, उसका बौद्धिक स्तर क्या है, और जब हम उसके इन सभी स्तरों की बात कर लेते हैं तो उस जगह पर समावेशी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। हमारे बीच में कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, तो जो सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, उनके लिए भी इसमें एक विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होती है, विशेष व्यवस्था होती है। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय हो जाता है। खुद की दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रहते। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना आ जाएगी, मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है, ऐसी स्थिति में उसके अंदर हीन भावना घर करती है, हम बोल नहीं पाते, हम कैसे समाज के बीच में जाएंगे, किस तरीके से समाज के बीच में कार्य करेंगे। उसके पास समस्या आई, उस समस्या का हल हमें सोचना होगा। बालक बोल नहीं पाता तो लिख पाता है, लिख नहीं पाता इशारों में समझा सकता है। ऐसी चीजों से हमें बचाना होगा। बालक के अंदर हीन भावना ना आने पावे कि उसका यह अंग खराब है, और इस अंग के कारण वो निश्चित शिक्षा जो कि प्राप्त करना चाहता है उसे नहीं प्राप्त कर पा रहा है। इस पर हमें विचार करना होगा, बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। जो हम लोग करने में कभी कभी अक्षम हो जाते हैं, सक्षम नहीं पाते हैं। साथ ही यह शिक्षा जो है अपंग बालकों को, जो अपंग बालक है उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में भी स्वीकार करता है। जो उनके व्यक्तिगत अधिकार हैं, वैयक्तिक अधिकार हैं, उनके बारे में भी ये बताता है। ये जितने भी विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट बच्चे हैं हमारे समाज के अंदर, किसी भी जाति धर्म के क्यों न हो, सबको एक करके उनकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करता है। प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करता है। और समावेशी शिक्षा में सम्मान बहुत होता है। समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की संस्कृति के साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने का अवसर भी प्रदान करती है। यह प्रत्येक प्रकार की श्रेणी में बालकों की आत्मनिर्भरता का भी विकास करती है। बालक आत्मनिर्भर हो, इस पर भी कार्य करती है। अब समावेशी शिक्षा जो है, इसको अगर देखा जाए तो खाली विकलांग बच्चों तक ही नहीं है, खाली विकलांग बच्चों तक ही सीमित नहीं है। ये सामान्य बालकों को भी समाज शिक्षा दी जानी है, विकलांग को भी दी जानी है, सभी को दी जानी है। मतलब सीधा सा अच्छा अर्थ होगा, विकलांग ना कह के किसी भी बच्चे का
किसी भी बच्चे को शिक्षा का बहिष्कार नहीं करना चाहिए अगर समावेशी शिक्षा का सही उद्देश्य है तो। समावेशी शिक्षा के अध्ययन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो वहां पर किसी भी बच्चे को अगर बहिष्कार कोई भी बालक कर देता है, इसका मतलब समावेशी शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। उस उद्देश्य की पूर्ति के बिना कुछ भी हो पाना संभव नहीं। अब देखिए, समावेशी शिक्षा जिसमें हमें ध्यान देना है, दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं का सबसे पहले निर्धारण करना है, उसकी पहचान करनी है। और पहचान करने के साथ साथ कोई भी बच्चा, चाहे वो अपंग हो, वो अपंगता से ग्रस्त हो, उसे भी शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं कर सकते। बालकों की असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना होता है। कोई भी बालक है अगर वो असमर्थ है तो उसके बारे में भी उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना चाहिए और बच्चों को आत्मनिर्भर बना करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। समाज में दिव्यांग, ये दिव्यांग शब्द को जरा गौर कीजिए। दिव्यांग शब्द बड़ा ही व्यापक है। हम सभी दिव्यांग शब्द की व्याख्या करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंग कम हो। सभी लोग यही परिभाषा निकालते हैं कि दिव्यांग वही है जिसका हाथ टूटा हो, पैर कटा हो, कुछ भी चीजें दिव्यांग उसको कहते हैं। मेरा यहाँ पर मत दूसरा है। मैं समाज में दिव्यांग का मतलब ऐसा सिस्टम जो करप्ट हो। दिव्यांगता की तरीके की जितनी भी बुराइयां हमारे में फैली हुई, हमारे समाज में फैली हुई हैं, सबसे पहले उनको हमें बाहर निकालना होगा। अगर उसे बाहर नहीं निकालते हैं, दिव्यांगता जैसी फैली बुराइयों को वापस नहीं निकालते हैं, तो समस्याएं आना स्वाभाविक है। अब जो ये है हमारा समावेशी शिक्षा की मेन आवश्यकता कि वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक सभी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो शिक्षा की जो व्यापकता है उसका ब्रॉड कैसे किया जाएगा, उसको बड़ा कैसे किया जाता है। तो शिक्षा की सर्वव्यापकता, क्योंकि हम लोग जिस एजुकेशन की बात करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो वहां जब हम निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं तो हमें शिक्षा की सर्वव्यापकता का भी अध्ययन करना होगा। उसके बारे में हमें चर्चा करनी होगी किसी भी तरीके से। शिक्षा की सर्वव्यापकता, शिक्षा जो विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है यदि प्रत्येक बालक के गुणों में, स्तर पर, आवश्यकता पर को ध्यान में रख करके शिक्षा का प्रारूप तैयार किया जाए। जो हम सिलेबस बना रहे हैं, सिलेबस में ही कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए कि ये विकलांग बालक भी पढ़ सकता है, सामान्य बालक भी पढ़ सकता है, महिला भी पढ़ सकती है, पुरुष भी पढ़ सकता है, XYZ कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। तभी की शिक्षा की व्यापकता सार्थक हो पाएगी। बालक बालिका इनका कोई भी भेद नहीं होता, कोई भी आवश्यकता नहीं होती। शिक्षा की व्यापकता का केवल एक ही मतलब है कि सर्वव्यापकता, सार्वभौमिक बना दिया जाए और वो जो है शिक्षा का विस्तार किया जाए। अब संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कैसे किया जाए? संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए हमें देखना होगा, कल से हम लोग बात करते हैं गणतंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र, इन सब की बराबर बात कर रहे हैं। हमारा देश जो है प्रजातांत्रिक गणराज्य है। हमारा देश प्रजातांत्रिक गणराज्य है। यहाँ के शिक्षा के अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। जो भी शिक्षा के अधिकार मिले हुए हैं ये सभी मौलिक अधिकार की श्रेणी में है और मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अब जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार शिक्षा के रूप में स्वीकार नहीं हो सकते। उनको जो है इस प्रकार से कार्य करना होता है
ऐसी शिक्षा व्यवस्था की अवधारणा करनी होती है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना हो। शिक्षण की स्पर्धा की बात करने लगते हैं। शिक्षण में किस तरीके से स्पर्धा हो, किस तरीके से कंपटीशन हो हमारे बीच में, उसकी भी चर्चा करने लगते हैं। जब तक हम सामान्य विद्यालय में बाधित सामान्य दोनों बालकों को जब तक पहचानेंगे नहीं, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले सन 1975 में अमेरिकन कांग्रेस ने अक्षम बालकों की शिक्षा के लिए कानून बनाया था। जो अक्षम बालक थे, जो सक्षम अपने को नहीं पा रहे थे, उनके लिए कानून बना था। अमेरिकन कांग्रेस ने अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए कानून बनाए, जिसका मुख्य उद्देश्य अक्षम बालकों को मुख्य धारा से जोड़ना है। जो अक्षम बालक है, जो सक्षम है, वो तो मुख्य धारा में है ही है, जो अक्षम है उनको भी हमारी मुख्य धारा में लेकर के किसी भी प्रकार से आना ही आना है। यह सबसे ज्यादा जरूरी है। और भारत में जो समावेशी शिक्षा का अमेरिका में आंदोलन चला था, अमेरिका में यह चर्चा आई थी, यह समस्या आई थी कि वहां पर शिक्षा की समस्याएं है। तो जो वहां की मुख्य धारा थी, वहां पर आंदोलन होने लगा, और आंदोलन का ही परिणाम है कि आज विकलांगों को भी हमारे देश में मुख्य धारा में ले आया गया। कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आ रही है, किसी भी तरीके से कोई भी समस्या नहीं आ रही है। समावेशी शिक्षा में सामाजिक, नैतिक, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहृदयता, आपसी सहयोग आदि जितने भी गुण हैं, ये सभी समावेशी शिक्षा में विद्यमान होते हैं। समावेशी शिक्षा को अगर देखें तो ये अपेक्षाकृत कम खर्चीली है। अपेक्षाकृत कम खर्चीली कैसे? अगर समावेशी के लिए दिव्यांग बालकों का अलग विद्यालय बनाया जाएगा, लड़कियों का अलग बनाया जाएगा, लड़कों का अलग बनाया जाएगा, ये तो नॉर्मल कोर्स हो गया। अब वहीं पर कह दिया गया कि जो सामाजिक स्पर्धा है, हमें सभी बालकों का एक विद्यालय बनाना है। जब हम सभी का एक विद्यालय बनाएंगे तो वो हमारी इन खर्च जो है हमारा घट जाता है। तो समावेशी शिक्षा अपेक्षाकृत कम खर्चीली होती है। जैसे देखा जाए तो जो भी अपंग है, सामान्य बालक है, इनके बीच में एक प्राकृतिक वातावरण बनता है, और जब प्राकृतिक वातावरण बन जाता है तो वहां पर बालकों में एकता की भावना भी सामने आ जाती है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत से शिक्षा का अनुपालन करता है और उसके शैक्षिक एकीकरण का भी ध्यान देता है। शैक्षिक एकीकरण भी संभव हो जाता है। देखिए, जो सामाजिक शिक्षा की का जो महत्व है, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि अध्यापक और अन्य कर्मचारियों के सहयोग से अनुकूल परिस्थितियां बनाना, किस तरीके से अपंग बालक को वहां पर लाना है, ये सब आप लोग देखना है। तो विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को हम एक साथ बैठा लेंगे, निश्चित रूप से वहां पर खर्चा कम हो जाएगा। बालकों का मानसिक विकास और आत्मसम्मान की भावना का विकास करना है। मानसिक विकास तभी होगा जब वो ज्यादा पढ़ेगा, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा चर्चाएं करता रहेगा, उसका मानसिक विकास अपने आप हो जाएगा। और इसमें इस शिक्षण व्यवस्था में सबसे खास बात है, जो असमर्थ बालक है, जो भी असमर्थ बालक हैं, उनमें भी प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाईचारा, ये सभी गुणों का उसके अंदर भी विकास होता रहता है, क्योंकि उसे हम समाज के अंदर रखते हैं। समावेशी शिक्षा पूर्ण समाज के अंदर जी जाती है। अगर बालक है कोई और बालक की बात हो रही है, तो बालक अगर वहां पर बैठा हुआ है तो उसको जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, वही आपको भी शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जा रही है। और इसमें इसके साथ साथ सामाजिक गुणों के विकास के साथ साथ बालकों में समानता का सिद्धांत का भी विकास होता चला जाता है। उनके अंदर समानता का भी सिद्धांत आता रहता है। जो भी प्राकृतिक वातावरण है, इसका लाभ मिलता है
जो भी अक्षम बालक है वो सम्मिलित होकर के सक्षम बन जाते हैं, जो समायोजन की समस्या दूर करने के लिए सबसे अधिक लाभदायी होते हैं। तो जो इससे भी अधिक लाभ की बात करते हैं उस पर भी हम लोग बार बार चर्चा करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ अगर हम देखें तो समावेशी शिक्षा में परिवार क्या है। जो हमारा परिवार है, परिवार का रोल समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक होता है। क्यों? जब बताया गया निःशक्त है, विकलांग है, किसी जाति धर्म का है, तो वहां पर समस्याएं आने लगती है। वहीं पर बताया गया कि जो भी परिजन है, बालक के जो भी परिजन है या कन्या के, बालिकाओं के जो भी परिजन हैं, वो सभी अपने निःशक्त बालकों को, जो उनके निःशक्त बालक हैं, उनको पास के किसी समावेशी स्कूल में दाखिला दिला दें, उनकी नियमित कक्षा की उपस्थित करवाएं और शिक्षा के प्रति चिंतित और प्रयत्नशील रहे। निःशक्त बालकों को सीखने की प्रेरणा समावेशी शाला में अध्ययनरत निःशक्त बालकों के अध्ययन के अतिरिक्त होती है, उसका मतलब ही अतिरिक्त हो जाता है। साथ ही हम लोग जब समावेशी की चर्चा बराबर करते जा रहे हैं तो हम लोग इसके उद्देश्यों के साथ साथ जो इसकी दृष्टि है, शिक्षा की जो दृष्टि आई, दृष्टि की संकल्पना हमारे बीच में आई, उसका भी, उसके बारे में भी सोचेंगे। लेकिन इस सब के सोचने से पहले जो भी हमारे समावेशी विद्यालय बने हुए हैं उन विद्यालयों पर भी हमें गौर करना होगा। जो भी विद्यालयों के संसाधन है, विद्यालय का प्रबंधन है, वो क्या समावेशी विद्यालयों के लिए आवश्यक उपलब्धता और प्रबंधन इनका महत्वपूर्ण है या नहीं है। कोई कमी तो नहीं है ऐसी, कहीं अगर ऐसी कोई भी कमी है तो उसके बारे में भी ध्यान करना है। तो जो इसकी विशेषताएं हैं उस पर हम लोग बार बार ध्यान देते रहेंगे और विद्यालय के बारे में देखते रहेंगे। अब जो समावेशित विद्यालय हैं क्या, इसमें जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 बनी थी उस पर समावेशी शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। समावेशी शिक्षा की संकल्पना आई वहीं से है। आगे भले ही लोगों ने चेंजेस किए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेन था वो वही था। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी उसमें यह खास तौर से फोकस किया गया था कि जो भी शारीरिक रूप से बाधित है, रीतियुक्त, क्षतियुक्त है, अपंग है, जितने असमर्थी अभ्यर्थी हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी कार्य को करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, ऐसे बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ होनी चाहिए। हम लोग बार बार उसी बिंदु पर आकर के घूम जाते हैं। कोठारी आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि समन्वित शिक्षा की उन्होंने वकालत की थी। कोठारी आयोग ने समन्वित शिक्षा की सबसे अधिक वकालत की थी। इसमें जो है विशिष्ट बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के बाद विशेष शिक्षा का विकास हुआ और इस विकास के चलते विशेष शिक्षा पृथकीकरण में समावेशी शिक्षा की ओर सभी लोग अग्रसर हो गए। जो हमारे विद्यार्थी थे, विभागीय कर्मचारी थे, वो स्कूल की विकास की योजनाओं में के निर्माण में लगातार कार्य करने लगे, उसमें हिस्सा लेने लगे, उसमें सहयोग करने लगे। जो भी विद्यार्थी थे वो सामान्य विद्यार्थियों के तरीके ही, जो अपंग और इस तरीके के बालक थे उस पर उनसे व्यवहार करने लगे। समावेशी बच्चों के विकास के लिए शिक्षण और शिक्षणता कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अगर वो विशेष रूप से प्रशिक्षित नहीं किए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आनी ही आनी है। क्योंकि जो समावेशी बालक नहीं है उन लोगों के पास क्या है कि उनके जो है
उनके पास अपने निजी संसाधन है, अपने निजी संसाधनों के आधार पर वे लोग कार्य करते रहते हैं। समावेशी बालक जो है, उनको जो है विद्यालय का जो स्टाफ है, विद्यालय का टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी है, वो उन बालकों के साथ, जो समावेशी बालक है, उनके साथ निरंतर वाद विवाद संपादन करते रहे, निरंतर वाद विवाद करते रहे, उससे कोई भी समस्या नहीं होगी। स्कूल और कर्मचारी द्वारा एक दूसरे के संसाधनों के रूप में सेवा देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और जो स्कूल्स के प्रबंधन है, जो भी स्कूल का कर्ता धर्ता है, उसकी ये नैतिक दायित्व है उसका कि वह ऐसे समावेशी बालकों के लिए अतिरिक्त आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता कराए, आवश्यक सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराए, उन पर नजर रखे। समावेशी बालकों के लिए जो बिंदु उनको जागरूक करने चाहिए, उन जागरूक करने वाले बिंदुओं पर अगर हम चर्चा करें तो ये जानकारी करनी चाहिए कि हमें जो है जागरूक करने के लिए स्कीम्स बनानी पड़ती है, किसी को जागरूक करने के लिए हमें योजनाएं बनानी पड़ती है। तो जितने भी बालक हैं, जो विशिष्ट समावेशी विद्यालयों की व्यवस्था की जाती है, उसमें सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित आवश्यक संसाधन होते हैं, और प्रशिक्षित शिक्षकों को भी शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपलब्धता न होने के कारण उनका मस्तिष्क विकास नहीं हो पाता है। दिव्यांग बालकों को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है, मुख्य धारा में लाया जा सकता है। इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है कि समावेशी विद्यालयों की स्थापना करते समय जो विद्यालय का वातावरण है, विद्यालय का वातावरण शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी और शिक्षार्थियों द्वारा निर्मित होता है। इन तीनों के रिलेशन से ही ये संभव हो सकता है, बिना तीनों के रिलेशन के ये कुछ भी नहीं हो सकता। इसके पर हमें ध्यान देना होगा। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी को जवाबदेही तरीके से करते हैं, अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। जो ऐसे विद्यालय हैं उनमें स्टाफ जो है प्रशिक्षित होना चाहिए। समावेशी विद्यालयों में कार्यरत जितना भी स्टाफ है उसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सामान्य विद्यालयों के स्टाफ की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, उसको ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर सामान्य बुद्धि के लोग हैं। लेकिन अगर हम समावेशी शिक्षा के विद्यालयों की बात करते हैं तो वहां पर जितना भी कार्यरत स्टाफ है उसको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सामान्य विद्यालयों से जो कार्मिक है उनको सामान्य विद्यालयों से इतर, सामान्य विद्यालयों से अलग तरीके से उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जो कक्ष का प्रबंधन है, सबसे महत्वपूर्ण यही बिंदु होता है। जो कक्ष है, जो क्लासरूम है, उसका संगठन कैसा होना चाहिए, वहां पर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो जो प्रबंधन है वहां पर मानवीय सम्मान, वैयक्तिक एकता, स्व अनुदेशन और समूह समीपता का समावेश होता है। अगर ये चार चीजें हैं तभी वो क्लासरूम समावेशी हो सकता है। इसका मतलब क्लास का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मानवीय सम्मान होना चाहिए। मानवीय सम्मान को आप समझ रहे होंगे। मानवीय सम्मान का मतलब हो गया कि जो बालक है वो आ रहा है, अगर विकलांग भी है तो हम उसका सम्मान करें, उसको हे दृष्टि से न देखें, उसको गलत निगाहों से न देखें। वैयक्तिक एकता, यूनिटी होनी चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए। स्व अनुदेशन, अपने अंदर से दिखना चाहिए कि वो गलत नहीं, हम उसको अपनी ओर लाने का प्रयास करें। और समूह समीपता, ग्रुप होना चाहिए, एक ग्रुप बन जाना चाहिए जहां पर विकलांगता की बात ना हो, सभी एक तरीके से दिखे। तो ये सभी चारों कार्य तभी हो सकते हैं जब कक्ष का प्रबंधन सही हो। कक्ष के प्रबंधन में शिक्षण प्रक्रिया को संगठित किया जाता है। अब इसी के माध्यम से अध्यापक निर्देशन और ठोस परामर्श की जानकारी देता है और विद्यार्थियों में रुचिपूर्ण अधिगम के प्रति
जागरूकता और प्रेरणा उत्पन्न करके अधिगम को प्रभावपूर्ण बना देता है। विद्यार्थियों का सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक विकास होता है और ये सभी जो है विशिष्ट कौशल में दक्ष अध्यापक होते हैं। जो कक्षा कक्ष पर ही होता है। अगर कक्षा कक्ष सही है कि कक्षा के नियमों को भली भांति समझाया जाए कि कार्य न फोकस करना भी एक सब बुद्धियों का स्तर एक ही है और वो बोले वो भी कक्षा प्रबंधन लड़कों को बाहर का टीचर में घुसता था कागज में काम वो वहां न नियंत्रण है शिक्षक के जो उसको होनी चाहिए। वह शिक्षक जब जा करके बालकों को तो उस जो नियंत्रण का वह के अनुसार आधार पर उनकी का अर्थ संबंध रखने में संबद्ध रखने से अनुशासन की समस्या से निजात मिल जाती है होने पर ही और जो भी बनाया जाए कक्षा की गतिविधियों में चाहिए कम हो क्लासों के बीच चाहिए टीचर अपनी कक्षा में बैलेंस नहीं होगी डिसबैलेंस नहीं होगी। अगर हम देखें शिक्षक के आधार पर कक्षाएं चलती हैं विज्ञान ठोस द्रव और गैस प्रत्येक कक्षा में ठोस द्रव गैस होती है चाहिए टीचर के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वह जो है कक्षा में उसका होल्ड हो कक्षा में उसको बना के रखे जैसे कक्षा से ही देखे कक्षा का उदाहरण ले जब कोई शिक्षक कक्षा के अंदर हो एक ठोस की परिभाषा होती है अधिक होता है आसंजन मंद तो उसी तरीके से सेम कक्षा होती टीचर कक्षा से बाहर जाता है अगर वो निकल
भी जैसे ही कमरे के गेट के इच्छा द्रव बन जाती है लगते हैं। कोई भी कक्षा और टहलना प्रारंभ क्यों कर देते हैं? अब शिक्षक कुछ भी नहीं करेगा। अब दूसरी स्टेज हो गई और अंदर था, स्टूडेंट बैठे हुए थे, तो खड़ी होती, कोई भी लड़का अपनी सीट नहीं छोड़ रहा था। दूसरी स्थिति हुई, बाहर वो दरवाजे पर खड़ा हो गया, दरवाजे पर खड़ा स्थिति द्रव बन गई और द्रव में थोड़ा सा दूर दूर हो गए और अणु तो ठोस निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। और इस स्थिति पहुंच गया कि वो द्रव बन गई। और उसके बाद जैसे ही छुट्टी की घंटी लग जाती है, छुट्टी की घंटी लगने के बाद वही कक्षा हमारी गैस के रूप में बदल जाती है। और गैस की थ्योरी होती है कि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, जहां पर जाते हैं वही का आकार ग्रहण कर लेते हैं। और यही कारण है कि द्रव जो है, जो गैस है, गैस स्टेज में वो बड़ा दूर दूर लड़के अपने घरों को जानने लगते हैं। तो इसका मतलब द्रव जो है उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं, इन भावनाओं के बारे में भी बालकों को याद दिलाना है। साथ ही पुनर्वलन और उपयुक्त व्यवहार का भी प्रयोग करना चाहिए। अब जो समावेशी विद्यालय है, संसाधनों की क्या आवश्यकता होती है, कौन से संसाधन हमें आवश्यक होते हैं समावेशी शिक्षा के लिए? तो सबसे इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। कक्ष में सबसे पहले तो कक्षा कक्ष अच्छा होना चाहिए। कक्ष में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता, उनके रखरखाव की नियुक्ति की व्यवस्था में कक्षा कक्ष में पर्याप्त प्रकाश आना चाहिए। कक्षा कक्ष में ध्वनि विस्तारक यंत्र होना चाहिए। कक्षा कक्ष में जो है ध्वनि स्तर और साज सज्जा की व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा को अगर हम अच्छे से डेकोरेट करते हैं, कक्षा में विशेष प्रकार के पोस्टर्स लगाते हैं, कक्षा में विशेष प्रकार की फोटोज लगाते हैं, तो उनसे भी हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। यह ज्ञान में वृद्धि बहुत जरूरी होती है। यह ज्ञान में वृद्धि लगातार होती ही रहती है। उसके साथ ही साथ जो फर्नीचर होता है उसका भी बहुत योगदान होता है। कक्षा में घर पर तखत भी होता था, आज डबल बेड आ रहा है। पहले कुर्सी मेज होती थी खाना खाने के लिए, अब डाइनिंग टेबल हो रही है। मतलब सीधा सा है कि पहले केवल टेबल होती थी और अब डाइनिंग टेबल है। मतलब स्पष्ट है कि हमें विशेष फर्नीचर की आवश्यकता पड़ने लगी है। और वो विशेष फर्नीचर हमारे पास कहाँ से आ रहा है? सामान्य फर्नीचर और विशेष फर्नीचर दोनों में अंतर आ गया। तो जो विशेष फर्नीचर है, समावेशी शिक्षा के बालकों के लिए ऐसे ही फर्नीचर की उपलब्धता होनी चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था हो कि बच्चा सीट पर जाए तो भी उसे लगे कि हम यहाँ पर बैठेंगे, हमारा मन लग रहा है यहाँ पर, हम किसी भी तरीके इसी कक्षा के अंदर बैठ करके अध्ययन करना चाहते हैं। तो इसका उपयोग और रखरखाव की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा एकीकृत कंपाइल्ड एक साथ एक समूह के अंदर आकर के इन क्रियाकलापों को करने के लिए सभी समावेशी विद्यालयों में पर्याप्त खेलकूद का मैदान होना चाहिए और पर्याप्त स्थान भी होना चाहिए। साथ ही साथ खेल उपकरणों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी खेल के उपकरण है वो भी वहां पर होना चाहिए। अब इसके साथ साथ चूंकि खेल उपकरण होंगे, बच्चे का मेंटल लेवल बढ़ेगा, उसका परिवर्तन होगा। तो जो उद्देश्य है हमारे, जो शिक्षा के हमारे उद्देश्य हैं, उनके अनुरूप बैठक व्यवस्था बनानी है, हमें बैठने का सिस्टम बनाना है। और पाठ्यक्रम, निपुणता, अनुदेशन, पर्यवेक्षण, अभ्यास, शैक्षिक तकनीक, व्यवस्थित अभिलेख,
इन सभी का समुचित प्रबंधन करना है। मतलब हमने होमवर्क दिया है, उसे भी चेक करना है, पर्यवेक्षण करना है। जो अभिलेख बच्चे लिख करके लाए हैं वो व्यवस्थित है या नहीं है, इस पे भी देखना है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। और शैक्षिक टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जहां बात करते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का भी हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर हम किस तरीके से अपना कलेक्शन रखते हैं, इन सभी की हमें आवश्यकता होती है। और इसीलिए जो भी विद्यालय हैं, विद्यालयों की में उपकरणों की उपलब्धता होनी चाहिए। सबसे खास चीज है कि समय सारणी बनी होनी चाहिए जिसमें वार्षिक क्रियाकलापों का उल्लेख होना चाहिए और वार्षिक क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए कैलेंडर का निर्माण और अनुपालन किया जाना चाहिए। अब जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं आती हैं, मुख्य होती है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। किसी भी चीज को समझने के लिए प्रैक्टिकल जरूरी है, बिना प्रैक्टिकल के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर प्रैक्टिकल हमें नहीं आता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए प्रैक्टिकल का नॉलेज होना चाहिए। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है? ये पाठ्यक्रम के अंदर का ही हिस्सा है। हम लोग कह देते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं ये पाठ्यक्रम से बाहर का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं, ये कोई भी पाठ्यक्रम से बाहर का हिस्सा नहीं है। सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंदर का ही हिस्सा होती है, कोई भी बाहर नहीं होती है। केवल अंतर इतना होता है कि पाठ के अंदर जो भी पाठ हम पढ़ रहे हैं, जो भी पाठ हम आपको पढ़ा रहे हैं, उस पाठ के अंदर जो भी छोटी सी छोटी चीज है, जैसे कुछ भी है करके दिखाना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे वृक्षारोपण पाठ्य सहगामी क्रिया का पार्ट है। उसके अलावा सब स्वच्छता अभियान पाठ्य सहगामी क्रिया का पार्ट। ये इस तरीके की जितनी भी स्कीम्स बनाई जाती हैं, ये केवल इसलिए बनाई जाती हैं, इनको पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो भी है ये पाठ्यक्रम का ही भाग होता है और इनको पाठ्य सहगामी या पाठ्यांतर क्रियाएं भी कहते हैं। पाठ्यांतर क्रिया थोड़ा सा अंतर हो गया। पाठ्य सहगामी का मतलब है कि पाठ के साथ साथ चलने वाली, पाठ्यांतर का मतलब पाठ पढ़ने के बाद की है। तो जो पाठ्यांतर क्रियाएं कहा जाता है, तो जो पाठ्यांतर क्रियाएं होती हैं इसमें बालक को पढ़ने की बहुत उत्सुकता रहती है। इसमें भी समावेशी बालकों को उनकी अक्षमता को ध्यान में रखते हुए, जो उनकी थोड़ी सी भी अक्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी पाठ क्रियाएं करानी चाहिए कि जहां पर उसे कोई दिक्कत ना हो। ऐसी गतिविधियों में भाग दिलाना चाहिए जहां पर उसे किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना हो। इन सब का ध्यान बहुत खास तौर से देना चाहिए। अब इन सब के साथ साथ जो परिवार हैं, परिवारों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो परिवार है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा में परिवार का क्या योगदान होता है? वास्तविकता ये होती है कि चूंकि विशिष्ट बालक घर से ही मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ दिया जाता है। अगर एक भाई एक बहन बहुत पढ़ने में अच्छी है और दूसरे की बुद्धि थोड़ी भी कम है तो उसको घर से ही बताना चालू कर दिया जाता है तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। वास्तविकता ये है कि माता पिता जो है वो बालकों के खुशहाल जीवन के और सफलता के संरक्षक होते हैं। अगर गार्जियन चाह ले तो बालक का खुशहाल जीवन होगा, सफलता उसे प्राप्त होगी, इसका गार्जियन बालक ही होता है, माता पिता ही होते हैं। और माता पिता बालकों की शिक्षा में, विशेष रूप से असमर्थी बालकों की शिक्षा में, जो अनडेवलप्ड है, जिनका मेंटल डेवलपमेंट कम हुआ है, उन सबकी शिक्षा में भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक को भी माता पिता की तरफ से निरंतर संपर्क में बनाए रहते हैं। विद्यालय द्वारा बालक के शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को सुविधापूर्ण ढंग से चलाने की व्यवस्था करना जरूरी होती है। अगर मदर फादर, घर के गार्जियन, घर के माता पिता इन सब पे ध्यान देंगे तो शायद जो समावेशी बालक हैं उनको कोई भी समस्या नहीं होगी। सबसे पहली चीज, हम जो ऐसे गार्जियंस हैं उनको माता पिता जो भी हैं उनको समावेशन के सिद्धांत से समझाना चालू करें
अगर उन्हें समावेशन का सिद्धांत समझ में आ गया तो निश्चित रूप से वे कुछ भी दूसरा नहीं करेंगे, वो मानेंगे नहीं, वो वही कार्य करेंगे जिसकी आवश्यकता है, बिना आवश्यकता का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जो ऐसे मानसिक बुद्धि वाले बालक हैं, इनके प्रति ना तो अति संरक्षण हो और ना ही अति अवहेलना, ना ही अति संरक्षण हो और ना ही अति अवहेलना, इन दोनों चीजों का कोई मतलब नहीं है। माता पिता को, बालकों को अपने प्रति सामाजिक अपेक्षाओं को जानने का और उन्हें भावी भूमिकाओं को सीखने के लिए भी तैयार करना है, और बालकों के साथ दिनचर्या के रूप में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हमें जरूर करना है, बिना कुछ किए नहीं मानना है। अगर हम देखें माता पिता के योगदान की बात करते तो वो समाज सकारात्मक अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। परिवार में जो है परिवार के में बालक का समायोजन करने में बालक की सहायता परिवार ही करता है। अगर परिवार चाह ले तो बालक को सामान्य बालक बना देगा, अगर चाहेगा तो विशेष दर्जा का बालक बना लेगा। इस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी चीज आती है समाज विरोधी व्यवहार में कमी है। जो हमारा समाज है उसके व्यवहार में विरोध में कमी आती है। जैसे माता पिता अपने बालक की सभी क्रियाओं में संलग्न रखते हैं और सभी क्रियाओं में संलग्नता रखने के बावजूद वो जो है उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं, ध्यान है, उसी के सजग अवलोकन में लगे रहते हैं। और जो माता पिता अपने बच्चों के साथ संवेगात्मक रूप से जुड़ते हैं, उनके बालक सीखने और अध्ययन करने में अधिक रुचि लेते हैं। और यही है कि माता पिता की बालकों के कार्यों में रुचि और उन्हें शिक्षा में सफलता को बेहतर उपलब्धियां बनाने में होता है। बेहतर उपस्थिति की बात करते हैं, समावेशी विद्यालयों में यह व्यवस्था होनी चाहिए, गार्जियन को इतना सजग होना चाहिए कि छात्रों की उपस्थिति बिल्कुल उच्च हो, छात्र को छुट्टी ना ले रहा हो। बेहतर उपस्थिति बताया बालकों में कार्यों में, बालक के कार्यों में माता पिता का रुचि लेना, स्कूल में उसकी मदद करना, उपस्थित के रूप में प्रदर्शित करना। ऐसे बालकों में स्कूल से भागने की प्रवृत्ति हमेशा कम रहती है, वो कभी भाग नहीं सकते। और दूसरा है जो गृह कार्य पूर्ण करने में उच्च स्तर, शिक्षक गृह कार्य देता है, अभिभावक का दायित्व है कि वह गृह कार्य जो भी विद्यालय से मिला है वह गृह कार्य को उच्च स्तर पर पूर्ण करावे, उसको समझाए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उस पर भी उसे फोकस करना चाहिए, किसी भी तरीके से उनको समझ में आने लगे। उच्च अभिप्रेरणा, यदि माता पिता के बालकों की पढ़ाई में अवचेतन दिखाते हैं तो बालकों के प्रेरणा स्तर में पर्याप्त रूप से वृद्धि हो जाती है। साथ ही आवश्यकताओं का मूल्यांकन हमें करना होगा। हमारी आवश्यकताएं क्या है, हमारे कैसी आवश्यकताएं हमारी हैं जिन पर हमें कार्य करना है। माता पिता द्वारा बालकों के विषय में वस्तुगत सूचनाएं प्रेषित की जाती है। जो भी बालक जब विद्यालय जाता है तो अगर सजग अभिभावक है तो बच्चे के बारे में शिक्षक से बताता चला जाता है, लेकिन उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने में यह बहुत काम देता है। कोई भी आवश्यकता ऐसी नहीं रहती जो उसकी पूर्ति न हो पावे। और सबसे बड़ी चीज है कक्षा में संपर्क स्थापित करना। माता पिता को, प्रत्येक माता पिता को बालकों की कक्षा विन्यास, कैसे कक्षा है, उसकी पाठ सामग्री, पुस्तकालय, साथी समूह, इन सभी में उसको संपर्क स्थापित करना में सिखाना होगा, अगर वो कर पाएगा। और इन सब के साथ साथ जो परिवार है विकास करने के लिए सामाजिक संस्था है, प्रथम अभिकर्ता है, प्राकृतिक शिक्षक होते ले जाते हैं। अंत में एक ही बात आती है कि समावेशी
आज भी समावेशी शिक्षा में बाधक बनने की जब हम बात करने लगते हैं, तो समावेशी शिक्षा में बाधक जो भी हैं, वह कोई और नहीं होते। समावेशी शिक्षा में बाधक सबसे पहला परिवार, सबसे दूसरा शिक्षक और छात्र छात्री, जो साथी छात्र छात्रा है, वो भी इस कार्य को बखूबी अंजाम देते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका होगा कि यह व्यक्ति नहीं पढ़ पाए, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख लेगा तो निश्चित रूप से वहां पर समस्या क्रिएट कर। आज भी देखिए उस बदमाश होगा, ये हमारे आप में मन भ्रम है। मन भ्रम की बात नहीं करते। जो भी घर का गार्जियन है, वो बच्चे को इस प्रकार से समझा करके रखे कि उसे अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार करना है और किस तरीके से वो कार्य करे, इन सब पे भी ध्यान देने की देखिए जो शिक्षा की संकल्पना है, समावेशी शिक्षा की जो इंक्लूसिव इंक्लूसिव समावेशी बार बार, तो हम आपको बता दें समावेशी का शुद्ध अर्थ क्या होता है। किसी भी चीज के अंदर कोई भी चीज अगर आप टूट करते हैं, अगर डालते हैं, वही समावेशी है। एक्ट जिसमें बार बार बताया जा रहा है कि वहां पर ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी, सब चर्चाएं बराबर होगी। हम उन सभी से परे बात है, उन सभी से अलग बात है। विशिष्ट बालक बालिकाओं में जो बताते हैं वही, उसके अलावा सभी विद्यालय के स्टाफ द्वारा समावेशी बच्चों के बीच में निरंतर उनकी रहना चाहिए। इन सभी की अभियान की जो अभियान है, ये देखा है कि समावेशी शिक्षा से करता है। जो था सर्व शिक्षा, और ये क्या है, सभी के लिए समान शिक्षा, कोई विशेष अंतर नहीं है।
शिक्षा की गारंटी की बात आई है। शिक्षा की गारंटी, इसका मतलब सर्व शिक्षा, और सभी के लिए समान शिक्षा, इसका मतलब समावेशी शिक्षा। अगर हम दोनों की बात करें, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। तो वो पढ़ाना चाहता है, सभी को पढ़ाना है। उसने भी ये कहा कि हमें भी सभी को पढ़ाना है। कुछ चीजों का अंतर है, कुछ चीजें ऐसी जरूर है जिनका अध्ययन हमें करना होगा। जो अंतर आ जाता है, उस अंतर को हमें दूर करना होगा। वो अंतर कैसे दूर होगा? जो भी विद्यालय है, उन सभी विद्यालयों में सभी बालकों को, किसी भी कक्षा का क्यों ना हो, सभी को विद्यालय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जिस समय जिम्मेदारी आएगी, अपने आप समस्या खत्म होती चली जाएगी। जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो प्रबंधकीय संरचना, जिसके लिए हम पीछे भी चर्चा कर रहे थे, समावेशी शिक्षा में के साथ, तो दोनों बिल्कुल एक साथ, आप दोनों को अगर एक साथ पढ़ेंगे, कोरिलेट करेंगे, दोनों में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं होता। क्योंकि समावेशी शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान दोनों में एक ही चीज है, जो इनका कार्य करने का तरीका, निगरानी होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए और मूल्यांकन होना चाहिए। ये सभी कुछ कर लेना चाहिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो। और ये सेम सर्व शिक्षा अभियान का भी नियम है कि कोई भी बालक, वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय विशेष का हो, कोई भी हो, XYZ, हमें उस बालक को विद्यालय में लाना है, उसे पढ़ाना है। तो अगर हम देखें, नाम अलग अलग हैं, नाम बहुतेरे प्रकार के हैं, लेकिन देखा जाए तो सबका उद्देश्य एक ही जाता है, और सबका एक ही उद्देश्य है, हमें अपने समाज के अंदर किसी का भी भेदभाव किए बिना सभी को समान शिक्षा देनी है, गुणात्मक स्तर को उठाना है। और जो राज्य स्तर पर स्टेट मिशन अथॉरिटी है, उसका भी कार्य देखना है कि वो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रही है, वो मुख्य धारा से अलग तो नहीं हो रही है। जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसमें गुणवत्ता में सुधार की हम बात करते हैं बार बार। पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हर समुदाय के आधार पर उसकी मॉनिटरिंग की जाए। गुणवत्ता पर दबाव दिया जाए कि प्रत्येक बच्चे की शिक्षा को लाभकारी बनाने के लिए और संगत बनाने के लिए विशेष बल दिया जाए, और उसके लिए पाठचर्या में सुधार लाया जाए। पाठचर्या में सुधार लाने के साथ साथ बाल केंद्रित क्रियाओं और प्रभावी अध्यापन अधिगम व्यूह रचनाएं की जाए। जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना बनाई जाए। अध्यापकों की भूमिका सब जगह जहां पर भी आते हैं, वहां पर अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अध्यापकों की भूमिका ये है कि वो भी एक जगह केंद्रित होती है, उसकी विकासात्मक आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है, और इसके लिए खंड संसाधन केंद्र, संकुल संसाधन केंद्र, योग्य अध्यापकों की भर्ती, पाठचर्या संबंधित पदार्थ सामग्री के विकास में सम्मिलित करके अध्यापकों के अभिदर्शन भ्रमणों का प्रबंध किया जाता है, ताकि अध्यापकों का मानव संसाधन के रूप में भी विकास हो सके। अब जितने अभियान केवल एक ही अपने आप शिक्षा स्तर, जो हमारी शैक्षिक की उपस्थिति पर ध्यान दिया जाए, कक्षाओं की उपस्थिति पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि होता क्या है, इस पे हमें विचार करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण बालक जो है विद्यालय आने में घबराता है, विद्यालय में नहीं आना चाहता है। कोई कारण तो जरूर होगा। इस तरीके के जो भी कारण है, उस पर ध्यान देना होता है। जैसे बच्चे को घर की आय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, घर की आय बढ़ाने के लिए उसे कार्य करना पड़ता है। जो भी बच्चा है करना है, हमें क्या करना होगा, उस बच्चे के माता पिता को ये बोध कराना होगा
उसके माता पिता को समझाना होगा कि बच्चे को विद्यालय में जाना बच्चे और माता पिता दोनों के लिए लाभप्रद है। आज आपको लगता है कि ये आय बढ़ाने में घर में सहयोग करेगा, कल ये पढ़ लिख नहीं पाएगा और ये खाली घर की आय ही बढ़ाता रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इसके साथ ही साथ सरकारी अधिकारी जो इस कार्य में लगे हुए हैं, सभी जनपदों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जितने भी अधिकारी लोग हैं, जो भी इस उसके माता पिता उसको विद्यालय ले जाया जा सके, किसी भी तरीके से प्रशासनिक दबाव हो और बच्चा विद्यालय में पहुंच जाए। एक महत्वपूर्ण कारण निर्धनता भी आती है, आर्थिक कारण भी आते हैं, उसमें भी जो निर्धनता कारण भी बच्चा घर पे रह जाता है। तो उसके लिए यह है कि जो है ऋणों की व्यवस्था की जाए, कर्ज दिया जाए उनको बच्चों को पढ़ने के लिए, इस पर कोई भी किसी प्रकार की बाउंडेशन ना हो और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए, इसका भी हम विशेष ध्यान देते हैं। जो खास चीज होती है, चाहे वो समावेशी शिक्षा के विद्यालय हो, उनकी स्थिति, विद्यालय कहाँ पर स्थित है, उनकी अवस्थापना सुविधाएं क्या है। विद्यालय ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर सड़कों से, मुख्य मार्गों से दूर हो, जहां पर शांति हो, अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हो, बालक अच्छे से पढ़ सकता हो। इन सभी के बारे में हम चर्चा करते जाते हैं। तो जो ऐसे विद्यालय हैं, बच्चा जो है किसी समस्या से पीड़ित है, उस समस्या का भी हल हमको आपको ही देखना पड़ता है। जो हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी दूर करना होता है। जो शिक्षा का उद्देश्य है, समावेशी शिक्षा का भी उद्देश्य यही है कि विद्यालय के छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा और सीखने के बढ़िया साधन उपलब्ध कराना। किसी भी जाति धर्म का बालक हो, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़े वर्ग का बालक हो, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, सभी को समान शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा में कहीं पर भी कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। समान शिक्षा की हम सब जगह बात करते हैं। विद्यालयों को अनुदान देना चाहिए कि अगर विद्यालय में कहीं कोई ऐसी जरूरत पड़ जाती है तो उनके पास एक निश्चित धनराशि होनी चाहिए कि उससे उसके सुधार कर सके, बालकों को बराबर शिक्षा दे सके। इन सब पर भी हमें फोकस करना होता है। जो स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छता कार्य योजना है, ये सभी अगर देखें, जितनी भी स्कीम्स है, अगर इन सबको हम समावेशी शिक्षा के विद्यालय की तरफ ले जाएं तो शायद हम सभी इन स्कीम्स का फायदा उठा पाएंगे। जो साथ ही जो हमारा मिशन है, हमारा उद्देश्य है, किसी भी तरीके बालकों को, ज्यादा से ज्यादा बालकों को प्रोत्साहित करना, ज्यादा से ज्यादा बालक ज्ञान प्राप्त करें, कि कोई भी हमारे यहाँ अनपढ़ ना रहे, चाहे वो विकलांग हो, चाहे हाथ से खराब हो, चाहे मंद बुद्धि हो, सभी के साथ ये ना हो। और जिस दिन हम इस तरीके की संकल्पना पर कार्य कर पाएंगे, समावेशी शिक्षा दे पाएंगे, उस दिन हमारा देश पूर्ण रूप से साक्षर हो जाएगा। और इन्हीं बीच में बहुत से विद्यालयों को भी खोला गया है, जैसे कामन विद्यालय पद्धति खोले गए स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय है और आपके कस्तूरबा गांधी विद्यालय है। ये सभी कहीं ना कहीं जो है समावेशी शिक्षा की तरफ ही जाते हैं। इनमें कहीं पर भी रोक नहीं लगाई गई है कि आपको बच्चे का प्रवेश नहीं लेना। सभी को ये बताया गया है कि आपको प्रवेश लेना है, किसी भी तरीके से कोई भी समस्या नहीं दी जाती है। और जितने भी आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं, जितनी भी चीजें हमारे बीच में आई हुई हैं, अगर हम देखें तो सभी समावेशी शिक्षा पर आधारित है। सभी विद्यालय कहीं ना कहीं, किसी न किसी दृष्टि से वो समावेशी की तरफ ही जा रहे हैं। आज हम संकल्प ले कि ऐसा कोई भी बालक जो मंदबुद्धि हो, शारीरिक रूप से अपंग हो, किसी भी प्रकार का उसके पास समस्या उसके पास आ रही हो, ऐसे सभी बालक, उनकी हम मदद करेंगे। अगर उनको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, हम उनके साथ आएंगे और उनका पूर्ण विकास करेंगे, उनका फुल मेंटल डेवलपमेंट करने में अपने को संलग्न पाएंगे।
हम सभी समावेशी बालकों, समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। कोई भी बालक किसी भी स्तर का हो, हमें उसको ज्ञान प्रदान करना है, उसको आगे बढ़ाना है और सभी को सहयोग करके आगे जाना है। क्योंकि कक्षा में होता है, जब कोई बच्चा दिमाग से कमजोर होता है तो हम झुल्ला जाते हैं, हमें टेंशन होने लगती है, ये बच्चा मेरी बात नहीं समझ रहा है। सोचना पड़ेगा, बच्चा बात समझ नहीं रहा है, क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम है कि उसे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। और अगर जब ये आ जाता है तो उसमें मैं शिक्षक को दोषी समझता हूँ, बालक को, छात्र को दोषी नहीं समझता हूँ। शिक्षक के पास वो टैलेंट होना चाहिए कि वो किस तरीके से ऐसे बालक को, जिसके पास बुद्धि कम है, जिसका शारीरिक क्षय है, शारीरिक रूप से वो अपंग है, उसको अपनी बात नहीं समझा पा रहा है। ये सभी हमें समझाने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इस तरीके से जो समावेशी बालक है, उनके लिए, सभी के लिए, सर्व समाज, सर्व धर्म और बालक बालिका सभी के भेदभावों को छोड़ करके एक समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है, और यही इसका मूल आधार है। इस प्रकार से आज जो है हम लोग समावेशी शिक्षा की चर्चा किए हैं, और अगले टर्न पे अगर मौका मिला तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं क्लास जो है डॉक्टर सैनी जी को हैंड ओवर कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, पूछे। हाँ सर, जैसे आपने बताया कि प्राथमिक शिक्षा जो है हमारी समावेशी शिक्षा है, और सर्व शिक्षा अभियान में और राइट टू एजुकेशन में भी कहा गया है कि सभी बच्चों को समावेश तरीके से एजुकेशन दी जाए। लेकिन जी सर अगर कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है या उसे सुनने में कोई दिक्कत है, तो क्या जी ऐसे सर बच्चों के लिए कोई व्यवस्था है क्या राइट टू एजुकेशन में या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कि इन बच्चों को किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, या कोई एक्स्ट्रा संसाधन प्रोवाइड कराए गए हैं क्या इनके लिए? एक्स्ट्रा और संसाधन जो समावेशी शिक्षा के विद्यालय खोले जा रहे हैं, नए विद्यालयों की व्यवस्था की जा रही है, उन जी विद्यालयों सर। में इनकी भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं बराबर। उनको ऐसे ऑडियो विजुअल एड्स दी जा रही हैं, ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिससे कि वो सुन सके। और देखने के लिए बात आती है तो कन्वर्जन बहुत दिए गए हैं, जिससे वो इशारों से बातों को समझ पाते हैं। अच्छा सर। और सर एक बात और, क्योंकि प्राइमरी में जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, तो उसमें अगर टीचर्स को सभी तरीके के बच्चों को अगर पढ़ाना होगा, तो सर जी टीचर्स को कोई स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि बच्चों को किस तरीके से वो एडजस्ट कर पाए, हैंडल कर पाए एक बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल, क्लास में? इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान, समावेशी शिक्षा में ये व्यवस्था की गई है कि जिस दिन अरे क्या? ये पूर्ण रूप से अपना रूप लेगी, उस समय जो शिक्षक, जो समावेशी शिक्षा के विद्यालयों के शिक्षक होंगे, उनको स्पेशल तरीके से बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको इनको हैंडल करना है। इको हो रही है थोड़ी सी आवाज आपकी सर। मेरे से नहीं हो रही, आपसे ही हो रही होगी। स्कूल में से वो जो है ब्लाइंड है, टोटली ब्लाइंड है, और जी उसको मतलब कोई मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं है। वो जी बच्ची बस सुनती है, और मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट उसको नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, या ब्रेल लिपि की कोई व्यवस्था नहीं है। और जी, अगर होगी भी तो सर टीचर भी होनी चाहिए उसी तरीके से ट्रेंड। ठीक है। देखिए, जो बच्चा ब्लाइंड है लेकिन वो सुन सकता है, तो सुनने के आधार पर हम उसको अपनी बात कह करके समझा सकते हैं। ब्रेल लिपि की व्यवस्था, उनके लिए अलग से विद्यालय बने हुए हैं। जो बिल्कुल ब्लाइंड है उनके लिए अलग विद्यालय बनाए गए हैं। टोटली ब्लाइंड के लिए टोटली मूक बधिर विद्यालय वो अलग बना दिए गए, और उनको भी समावेशी आधार पर ही रखा गया है। उनको इससे अलग रखा गया, वो विद्यालय इनसे अलग है। जहां पर थोड़ा सा मेंटल की बात आती है, जहां मानसिक संतुलन नहीं है, उनको इन विद्यालयों में लाया जाता समावेशी में। लेकिन जो पूर्णतया ब्लाइंड है, पूर्णतया सुन नहीं पा रहे हैं, उनके लिए विद्यालयों की अलग व्यवस्था है, वो इसमें नहीं आते हैं। अच्छा सर, टोटली कोई जिसमें समावेशी शिक्षा से ट्रेन टीचर्स और रिसोर्स, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि समावेशी शिक्षा के लिए रिसोर्स पर्सन्स होने चाहिए उसी तरीके से, और जी रिसोर्स रूम्स भी होने चाहिए। तो जी। क्या ऐसा कोई कॉलेज है, ऐसा कोई संस्थान है जो अभी पूरी तरह से समावेशी अभी शिक्षा को अभी प्रोवाइड अभी करा रहा हो अभी भारत ये में? अभी ये केवल संकल्पना पे आया है, और इसके लिए एक ही विद्यालय अभी तक बना हुआ है। और वो इंदौर जाने पर, इंदौर के रास्ते, ये आपके उज्जैन के पास एक विद्यालय बना हुआ है, और उसका नाम भी इस समय मेरे दिमाग में नहीं। मैं सर को शेयर कर दूंगा, आप तक नाम भी पहुंच जाएगा। और वहां पर आप जा करके इसकी पूरी व्यवस्था देख सकते हो। वहां पर इसका जो प्रोजेक्ट है वहीं पर इसको लॉन्च किया जा रहा है।
अच्छा सर, थैंक यू सर। और किसी कोई प्रश्न है इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के? सर एक क्वेश्चन है। यस, जी आप सर पूछिए सर।